Hello everyone. So I welcome you all once again. So students, in last class we were discussing about electrophilic addition reaction of alkene, है ना? तो स्टूडेंट्स हमने कैसे स्टार्ट किया था? लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोफाइल के बारे देखा, हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे देखा, फिर हमने देखा कि अल्कीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए जाता है और फिर उसका मैकेनिज्म देखा और उस मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसे हम लोग EAR के नाम से भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक, E फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, एडिशन, A फॉर एडिशन एंड R फॉर रिएक्शन, EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अल्कीन एक्चुअली गो फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज हम लोग उसी पे थोड़े डिटेल पे और डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो लास्ट क्लास में हमने मैकेनिज्म ऑलरेडी देखा हुआ है। तो सबसे पहली बात कि स्टूडेंट अल्कीन एक ऐसा एंटिटी है, अल्कीन एक ऐसा एंटिटी है जिसके अगर आप अल्कीन देखेंगे R1 C H C R2 H, मैंने अल्कीन जो स्मॉलेस्ट अल्कीन होगा उसमें स्टूडेंट सब H होंगे, है ना? तो आई हैव टेकन R1 एंड R2, टू डिफरेंट अल्कील ग्रुप, इट कैन बी हाइड्रोजन ऑल्सो, ठीक है? नाउ स्टूडेंट व्हाट आई एम सेइंग कि आप जब अल्कीन की बात करते हैं तो एटलीस्ट वी नीड वन डबल बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स अगर आप डबल बॉन्ड की बात करें, आप अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो सबसे पहले ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, isn't it? अब स्टूडेंट यू नो कि अल्कीन बेसिकली प्लेनर होता है, isn't it? अल्कीन बेसिकली प्लेनर होता है बिकॉज वी हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, है ना? तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। सो अल्कीन लाइज इन अ प्लेन, है ना? एंड स्टूडेंट जो अल्कीन के साथ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अल्कीन के प्लेन के ऊपर और अल्कीन के प्लेन के नीचे होती है, isn't it? तो अगर मैं इस अल्कीन के प्लेन को प्लेन ऑफ बोर्ड कर दूं तो मुझे बोर्ड के आगे एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखेगी और बोर्ड के पीछे मुझे एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखेगा, क्लियर है? और इसी को अगर मैंने उठा के ऐसे रख दिया तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ऊपर होगा और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नीचे होगा। इज इट क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो इलेक्ट्रॉन से स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस के द्वारा बहुत स्ट्रांगली होल्ड नहीं है ना? बहुत स्ट्रांगली न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रखा हुआ है। तो अगर अल्कीन के साथ मैंने एक ऐसे एंटिटी को ऐड किया है जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो आसानी से इस अल्कीन की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन की तरफ क्यों अट्रैक्ट होगा? इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए और अल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन भी है और ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो लूजली बाउंड है, वो आसानी से किसी दूसरे को दे सकता है, isn't it? क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक हमने ये लास्ट क्लास में देखा था। एंड अल्कीन के साथ यू कैन नॉट ऐड न्यूक्लियोफाइल एट द फर्स्ट स्टेज। पहले स्टेप में आप न्यूक्लियोफाइल नहीं ऐड कर सकते क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड के सामने लेके जाएंगे तो देयर विल बी ह्यूज रिपल्सन बिटवीन देम, क्लियर है? तो only electrophile can get added, can start the addition reaction with electronically rich alkene, clear है? तो अल्कीन जो है स्टूडेंट वो कौन सा अल्कीन, एंड इवन अल्काइन के केस में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है बिकॉज अल्काइन ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड around the molecule, isn't it? So electrophile can start the reaction, therefore the reaction, characteristic reaction of alkene is what? Electrophilic addition reaction, clear है student? अब electrophile starts the reaction, therefore we call it as electrophilic addition reaction, clear? Electrophile starts reaction, therefore it is called as
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हमने पहला पॉइंट जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स। क्लियर? अब नाउ इस बात को समझते हैं, अब थोड़ा और इस पे डिटेल डिस्कशन करते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पूरा चैप्टर अल्कीन एक चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल आपको एग्जामिनेशन में, मेंस, आईआईटी, नीट, हर जगह पे यू विल फाइंड एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम अल्कीन, है ना। अब स्टूडेंट यहां पर क्या होता है समझिए, इलेक्ट्रोफाइल विल स्टार्ट। अब इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, बट इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन जब चाहिए, सो इट कैन नॉट टेक इट फ्रॉम दिस स्पेस। अब स्टूडेंट जब इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा, पॉजिटिव एंटिटी अप्रोच करेगा अल्कीन को, तो अल्कीन के इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन होगा। इज इट क्लियर? अल्कीन के इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होगा। अब स्टूडेंट्स जब ये पोलराइजेशन हो रहा है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब E प्लस को बॉन्ड बनाना है किसी एक कार्बन एटम के साथ। क्लियर? ये क्लियर है सबको? ओके। तो स्टूडेंट्स चलिए अभी इस बात को समझते हैं हम लोग डिटेल में। यस, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोफाइल को अगर अप्रोच करना है, इलेक्ट्रोफाइल को अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इट नीड टू गेट पोलराइज्ड। क्लियर है? इट नीड टू गेट पोलराइज्ड। अब स्टूडेंट क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब जब कोई एक ऑर्बिटल इसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो डेफिनेटली इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और दूसरा ऑर्बिटल इसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना स्टार्ट होगा। क्लियर है? अब समझिए, इस बात को समझिए कि इलेक्ट्रोफाइल E प्लस को एक ऐसा कार्बन एटम चाहिए जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब स्टूडेंट्स ये जो दो कार्बन है, इस पे नेगेटिव चार्ज कहां आएगा? अगर मैं बोलूं इस जगह पे नेगेटिव चार्ज आया, तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, और उसके उल्टा रिवर्स बोलूं कि इस पे अगर माइनस आया तो प्लस इस पे आएगा। अब ये कैसे डिसाइड करे कि माइनस किस पे आएगा और प्लस किस पे जाने वाला है ना? तो ये डिसाइड कैसे करना है, इस बात को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो स्टूडेंट अज्यूम कर लो कि पहले केस में मैंने C R2, तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग दो केस देखेंगे, H। तो स्टूडेंट्स अगर यहां माइनस आ रहा है और इस जगह पे प्लस आ रहा है, तो माइनस पे इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक। माइनस आने के बाद इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा एंड एक पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे जनरेट होगा। क्लियर है? एंड सेकंड केस में अगर नेगेटिव चार्ज इज जनरेटेड एट द कार्बन एटम विच इज कनेक्टेड टू R1, तो इस केस पे पॉजिटिव चार्ज R2 एंड H। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, इस केस में इलेक्ट्रोफाइल विल गेट एडेड टू दिस अल्कीन। क्लियर है? ये बात क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे भी हो सकता है और इस कार्बन पे भी हो सकता है। तो ये कैसे समझ में आए कि इलेक्ट्रोफाइल इन दोनों में से कौन से कार्बन पे जाने वाला है? क्लियर है? अब ये डिसाइड करने वाला जो फैक्टर होता है, वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट्स हम लोग अपने मुद्दे पे आ गए। हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोकैटायन की रिएक्शन, है ना? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। तो अगर कार्बोकैटायन, जिस केस में कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, जिस केस में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी कम होगी उसके फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी उतनी कम होगी। क्लियर? अगर दोनों ही जगह पे कार्बोकैटायन बराबर क्वांटिटी में फॉर्म हो सकता है, तो दोनों ही फॉर्म होगा। क्लियर है? समझा? तो कार्बोकैटायन कहां फॉर्म होने वाला? अच्छा स्टूडेंट, कभी ऐसे केसेस हो सकते हैं कि कार्बोकैटायन एक जगह पे जो फॉर्म हो रहा है, मान लेते हैं कि दिस वन कार्बन C1, कॉल दिस एज C1, है ना? इसे लेट्स कॉल दिस एज C1 एंड कॉल दिस एज C2। अगर C1 पे कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है
एज कंपेयर टू C2, तो ये इतना ज्यादा क्वांटिटी में फॉर्म होगा कि यू कैन इग्नोर दिस। क्लियर है? और अगर उल्टा हो जाए कि कार्बोकेटायन सेकंड कार्बन पे बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू C1, तो ज्यादा क्वांटिटी पे ये फॉर्म होगा, तो दूसरे को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो कोई एक ऐसा बड़ा फैक्टर जो कि कार्बोकेटायन को बहुत ज्यादा स्टेबल कर दे किसी एक कार्बन एटम पे, तो वो मेजर क्वांटिटी आपको देना लगेगा और दूसरा वाला माइनर क्वांटिटी देने लगेगा। तो यू कैन इग्नोर वन ऑफ द कार्बोकेटायन दैट इज फॉर्म्ड। क्लियर है? तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब हम ऑर्गेनिक पे बात करते हैं, आप जब मोस्ट ऑफ टाइम पे रिएक्शन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दे आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म, तो माइनर को वो इग्नोर करके चलते हैं, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी में बहुत कम डिफरेंस हो, तो ऐसे में दोनों ही फॉर्म होगा, फिर भी जनरली हम लोग मेजर को दिखाते हैं। क्लियर है? बट आप जब एडवांस लेवल की प्रॉब्लम करेंगे तो दे कैन आस्क कि कितने ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या बन सकते हैं, तो आपको सभी लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल के साथ स्टूडेंट्स इस बात को समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद अ एग्जाम्पल। अभी समझो स्टूडेंट्स, अभी समझो इस बात को। चलिए एक इस बात को समझने का ट्राई करते हैं। सपोज मैंने जो अल्कीन लिया है स्टूडेंट्स, जो अल्कीन लिया है वो लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड C CH2 CH3 एंड H। क्लियर? ये क्लियर है? अब स्टूडेंट्स अगर मैंने यहां पर H प्लस ऐड किया है, अब मैंने H प्लस ऐड किया है, कैन यू टेल मी कि यहां पर दो जो कार्बोकेटायन फॉर्म होने वाले, दो कार्बोकेटायन फॉर्म हो सकते हैं ना, कॉल दिस एज C1 एंड दिस एज C2, है ना। अभी बात करते हैं इस पे। तो अगर मेरे C1 कार्बन पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, तो उस केस में स्टूडेंट मेरा जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कैन बी, इलेक्ट्रोफाइल पूरे डिटेल में पढ़ा है, इलेक्ट्रोफाइल कैन बी anything which is electron deficient, so it can be H plus also, or you can take it as any other electrophile E plus, है ना। तो स्टूडेंट अगर कार्बोकेटायन मेरा C1 पे फॉर्म हो रहा है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड CH2 CH3 एंड H and electrophile or hydrogen will get attached to second carbon atom। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? और अगर कार्बोकेटायन को मैंने C2 पे फॉर्म किया, तो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन C1 एंड पॉजिटिव चार्ज जो होगा आपको C2 पे फॉर्म होगा, है ना। कैन यू टेल मी इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? सपोज आई एम कॉलिंग इट एज A एंड आई एम कॉलिंग इट एज B, तो कैन यू टेल मी A और B में ज्यादा स्टेबल कौन है? डेफिनेटली A और B में A ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इस केस में स्टूडेंट्स, इस केस में इसके पास अगर आप देखो तो इट हैव 3, एंड अगर ये हाइड्रोजन है तो इसके अल्फा हाइड्रोजन 5 हो जाएंगे, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो इट हैव 4 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि इस केस में यू हैव 2 एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन। सो देयर इज अ डिफरेंस इन अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। क्लियर है? क्लियर है? इज इट क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? तो आपके दो कार्बोकेटायन बन सकते। अब इस पे जो होगा, दिस विल बी मेजर एंड दिस इज माइनर। नाउ कैन यू टेल मी कि मेजर और माइनर में बहुत बड़ा फर्क होने वाला है क्या? कि it will be formed by 99.99% and it will be formed by 0.01%, ऐसा कुछ होने वाले 0.01%, बहुत कम ये फॉर्म होगा और ये बहुत ज्यादा फॉर्म होगा। क्या इतना बड़ा एनर्जी डिफरेंस है कि दिस विल बी प्रिफर्ड ओवर दिस? पूरी तरह से इट विल बी प्रिफर्ड ओवर दिस? वी कैन नॉट से दिस, isn't it? क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो स्टूडेंट ए की ज्यादा क्वांटिटी फॉर्म होगी, लेकिन उस टाइम पे बी भी थोड़ा ना थोड़ा फॉर्म होगा। क्लियर है? आप पूरी तरह से बी के क्वांटिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ए और बी की क्वांटिटी ऑलमोस्ट
एक अप्रिशिएबल क्वांटिटी पे रहेगी। अब स्टूडेंट्स आप मान लो कि मैंने R1 के जगह यहां पर pH ले लिया है और यहां पर CH3 ले लिया है। तो अगर मैंने यहां pH रख दिया है और इस जगह पे CH3 रख दिया है स्टूडेंट्स, और यहां पर pH और यहां पर CH3, अब ये दिस इज एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल 1, नाउ आई हैव टेकन एग्जाम्पल 2, है ना। एक ऐसा अल्कीन लिया है स्टूडेंट्स जहां पर pH एंड CH3, R1 और R2 को मैंने पहले CH3 मिथिल ग्रुप इथिल ग्रुप रखा था, अभी फिनिल और मिथिल ग्रुप रखा है। क्लियर? तो ऐसे केस में मुझे दो कार्बोकैटायन बन रहा है, एक तो कार्बन 1 पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कार्बन 2 पे पॉजिटिव चार्ज। नाउ कॉल दिस एज C एंड नाउ कॉल दिस एज D। क्लियर है स्टूडेंट? C और D। नाउ कैन यू टेल मी कि C और D में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? C और D में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? डेफिनेटली C बहुत ज्यादा स्टेबल होगा D से, है ना, बिकॉज यहां पर रेजोनेंस है और इस जगह पे केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ C इज मच हायर देन D। क्लियर है स्टूडेंट? C और D में बहुत ज्यादा फर्क होने वाला है उनकी स्टेबिलिटी में। तो यहां पर जो मेजर और माइनर के बीच में डिफरेंस आने वाला है वो इतना ज्यादा है कि अगर आपने D को इग्नोर किया सो दैट विल नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। क्लियर है? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है स्टूडेंट व्हाट आई एम सेइंग? ये समझ में आया व्हाट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर? तो अगर आप एक इलेक्ट्रोफाइल को किसी अल्कीन पे अटैक करते हैं तो दो कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उन दोनों में से किसी पे भी कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है। अब किस पे फॉर्म होगा वो कौन डिसाइड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन फॉर्म। अगर दो एंटिटीज जो फॉर्म हो रही है उनके बीच में अगर एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा उसकी क्वांटिटी जो होगी वो बहुत हाई होगी एज कंपेयर टू माइनर। लेकिन अगर दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है, दोनों की स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, तो दोनों ऑलमोस्ट कंपेरेबल क्वांटिटीज में फॉर्म हो सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? क्लियर है? अच्छा, अब मैं यहां पर आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज रीजियो सेलेक्टिव। आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस टर्म रीजियो सेलेक्टिव। ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप समझ के रखिए। सेलेक्टिव मींस व्हाट? सेलेक्टिव मतलब क्या? मेरे पास दो ऑप्शन है, उनमें से मैं किसी एक को सेलेक्ट करूंगा और दूसरे को रिजेक्ट करूंगा, है ना। सेलेक्टिव, आई एम मोर स्पेसिफिक टुवर्ड समथिंग, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी, है ना। सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। क्लियर है? तो सेलेक्टिव। तो रीजियो मीन्स व्हाट? रीजन। इट इज रीजियो मीन्स अ स्पेस, एक एरिया। तो इस केस में नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस केस में इलेक्ट्रोफाइल इज रीजियो सेलेक्टिव। व्हाई इट इज रीजियो सेलेक्टिव? बिकॉज अगर ये इसको सेलेक्ट करता है तो कार्बोकैटायन यहां फॉर्म होता है तो हाईली स्टेबल है, तो इट विल सेलेक्ट दिस एज कंपेयर टू दिस। इसके फॉर्मेशन का, इलेक्ट्रोफाइल का कार्बन 2 पे अटैक करने की सेलेक्टिविटी जो होगी वो बहुत हाई होगी एज कंपेयर टू कार्बन 1। तो कार्बन 2 को वो सेलेक्ट करेगा एज कंपेयर टू कार्बन 1, क्योंकि ऐसा करने से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्लियर है? ऐसे रिएक्शन को जहां पर चीजें सेलेक्टिव हो जाती है, हम वैसे रिएक्शन को रीजियो सेलेक्टिव बोलते हैं। तो यहां मैं इस इलेक्ट्रोफाइल को मैं बोलूंगा इन दिस केस इट इज हाईली रीजियो सेलेक्टिव, बट इस केस में दिस विल नॉट बी दैट मच सेलेक्टिव। क्लियर है? समझ में आ रहा है? डेफिनेटली इट विल सेलेक्ट इट, बट इसकी सेलेक्टिविटी जो होगी वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, है ना। क्लियर है? क्योंकि स्टेबिलिटी जो है वो इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट
नहीं करने वाला है। और अगर स्टूडेंट यहां पर भी CH3 यहां पर भी CH3 अगर मैंने कर दिया हो तो ये क्या हो जाता, नॉन रिजियो सेलेक्टिव। दोनों में से कहीं पर भी जा सकता है, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ये टर्म समझ में आया, व्हाट इज रिजियो सेलेक्टिव? क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर आल्सो रिजियो सेलेक्टिव, कैन वी से? क्योंकि इट विल जनरली, आई एम सेइंग जनरली, ऐसा हर बार नहीं होगा, है ना। अगर दोनों CH3 यहां पर सेम है तो वो किसी भी जगह पे अटैक कर सकता है। बट अगर बहुत बड़ा डिफरेंस, एक कार्बोकैटायन जो अलग अलग जगह पे दो कार्बन C1 और C2 पे अटैक करने पे अगर दो डिफरेंट कार्बोकैटायंस बन रहे और दोनों की स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, देन इट विल बिकम रिजियो सेलेक्टिव। क्लियर? ये टर्म आई हैव इंट्रोड्यूस्ड इट, आप चाहो तो उसका डेफिनेशन लिख लो, आप चाहो तो, बट आई विल बी डीलिंग इट विथ इट इन डिटेल, है ना। हम लोग इस पे डिटेल पे डिस्कशन करेंगे। रिजियो सेलेक्टिव, रिजियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक। आइसोमेरिज्म में हमने स्पेसिफिक और सेलेक्टिव पे बात किया है आई थिंक, और नहीं किया है तो आगे हम बात कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले स्टूडेंट जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते समय कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव सीन। क्लियर? दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव सीन। नाउ स्टूडेंट यहां पर सबसे पहली बात कि ये जो स्टेप है, ये जो फॉर्मेशन हुआ है, इट इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट, है ना। यहां एक ट्रांजिशन स्टेट हो रहा है। अब ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है स्टूडेंट? ये ट्रांजिशन स्टेट कैसा है देखिए। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कैसा है? मान लिया कि इस केस में इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग ऑन सेकंड कार्बन। मान लिया कि मेरे कार्बन 1 पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म हो रहा है। तो इस स्टेज पे, ट्रांजिशन स्टेट पे क्या होगा स्टूडेंट? इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल सेकंड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने लगेगा। अब जब ये बॉन्ड बनाने लगेगा स्टूडेंट, तो कैन वी से कि ये जो प्योर पॉजिटिव चार्ज है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, एंड कैन वी से दिस विल बिकम डेल प्लस, है क्या? अब ये जो बॉन्ड फॉर्म होने लग गया, ये फॉर्म पूरी तरह से नहीं हुआ है। ट्रांजिशन स्टेट पे पूरी तरह से बॉन्ड नहीं बना होता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन का स्टेज है जहां पर बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ है। अब जब ये बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा तो इनके बीच का जो डबल बॉन्ड है वो भी टूटना स्टार्ट होगा। एग्री? अब जब ये डबल बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा स्टूडेंट, तो यहां पर फिर से एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? सो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है? ये ट्रांजिशन स्टेट है। और आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट पे बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन both take place. So can we say it can be a slow step? हां, क्योंकि बॉन्ड टूट भी रहा है, बॉन्ड बन भी रहा है, तो इट कैन बी अ स्लो स्टेप, है ना स्टूडेंट। एक बार इलेक्ट्रोफाइल मिल गया और कार्बोकैटायन आपको आ गया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कार्बोकैटायन की अगर फॉर्मेशन हो रही है तो हमने यह पढ़ा है कि कार्बोकैटायन अगर रीअरेंज होके ज्यादा स्टेबल फॉर्म पे जा सकता है तो इट विल ऑलवेज गो फॉर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। सो यहां पर हम लोग एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, एज carbocation is formed, as carbocation is formed, it may go for rearrangement. क्लियर है? कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है स्टूडेंट? क्लियर? ओके। नाउ अभी एक बार कार्बोकैटायन रीअरेंज हो गया, देन न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, है ना। तो मान लिया अगर स्टूडेंट की ये केस हमारा, अज्यूम करो कि हमने ये लिया था एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट तो हम अभी इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल विल गेट एडेड, न्यूक्लियोफाइल विल गेट एडेड। अभी स्टूडेंट दिस इज वेरी वेरी डिटेल थिंग, सो
आपको लगेगा कि सर ये तो शायद हमने कल डिस्कशन किया था, स्लोली ग्रेजुअली आई विल इंक्रीज इट्स लेवल, धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा। तो वही चीज बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं ताकि ये चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, है ना, क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर है इस मैकेनिज्म पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो एक बार इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, एक बार न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो जब ये था इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा था, दिस वाज स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2। अब स्टेप 1 जो है स्टूडेंट, आपने देखा है स्टेप 1 में बॉन्ड टूट भी रहा है और बॉन्ड बन भी रहा है, और स्टेप 2 में बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, केवल बॉन्ड का फॉर्मेशन है। सो डेफिनेटली स्टूडेंट इट विल बी अ फास्ट स्टेप, इट इज अ फास्ट स्टेप, क्लियर है, इट इज अ फास्ट स्टेप। इज इट क्लियर स्टूडेंट, इज इट क्लियर, समझ में आया? तो यहां पर हम लोग अगर किसी को लिखना है तो प्लीज पॉज करके ये लिख लीजिए पहले, इजंट इट? मैं रब करता हूं, आप मुझे पॉज करके लिखिए और मैं आगे बढ़ता हूं अभी। तो एक तो बात यहां पर और क्लियर हो गया स्टूडेंट्स की आरडीएस इज व्हाट, स्टेप 1 इज आरडीएस। आरडीएस is formation of कार्बोकेटायन। आरडीएस इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, है ना। तो आरडीएस में आरडीएस विल डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कीन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना। जितना ज्यादा अल्कीन होगा और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा, उनके रिएक्शन होने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे, है ना। फोर्थ थिंग इज कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन विल आल्सो डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर अल्कीन और H+ आपस में रिएक्ट कर गए और कार्बोकेटायन बहुत आसानी से बन के बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो वो रिएक्शन होने के चांसेस काफी फास्ट होंगे, है ना। तो कैन आई से rate of reaction is directly proportional to stability of कार्बोकेटायन फॉर्म्ड, है ना। और क्या बोल सकते स्टूडेंट, और क्या पॉइंट्स हमने देखा था? दिस इज ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 2, ऑर्डर इज 2, इट इज बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इट इज बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? और कुछ हमने देखा था। अब एक बात समझो स्टूडेंट कि जब कभी अल्कीन, जब हम बात करते अल्कीन की, तो अल्कीन में जितना आसानी से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल होगा, इलेक्ट्रोफाइल उतनी आसानी से ऐड करेगा। सो नेचर ऑफ दिस अल्कीन विल आल्सो डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। सो नेचर ऑफ अल्कीन विल डिसाइड रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आपको अलग अलग तरह के अल्कीन दिए रहेंगे और पूछा जाएगा कि बताइए कौन किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स यहां पर आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि जो हमने लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया है कि ए पॉइंट की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप attached to carbon containing double bond will increase rate of reaction, है ना। अगर कोई अल्कीन में इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की जो सिचुएशन चांसेस होंगी वो बढ़ जाएंगी। क्लियर, सिंपल। उसी तरह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन containing double bond
double bond will decrease rate of reaction. क्लियर? ये सारा हमने डिस्कशन किया था. क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है? इतना तक सबको क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट बातें हमने अभी तक किया है ना? ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था. आज थोड़ा एक और ये बता दिया कि रीजियो सेलेक्टिव होता है. नाउ अब इसके आगे बढ़ते हैं. थोड़ा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंसिडर करते हैं यहां पर. ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आने वाले हैं, दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, है ना? अब ये थोड़ा आइसोमेरिज्म को टच करेगा. स्टीरियो केमिस्ट्री of electrophilic addition reaction of alkene. Now students, थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई कीजिए. काफी सिंपल है, बट थोड़ा यू हैव टू पे लिटिल मोर अटेंशन. नाउ स्टूडेंट्स समझते हैं इस बात को. अब इस बात को समझिए. अज्यूम करो कि ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऊपर और नीचे. दिस मॉलिक्यूल इज लाइक दिस, है ना? ये एक प्लेन में, ये जो मॉलिक्यूल का प्लेन है, अल्कीन का जो मॉलिक्यूल का प्लेन है दिस. अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इसके नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना? अभी स्टूडेंट्स थोड़ा इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करते हैं. ये है आपका अल्कीन. दिस इज द अल्कीन दैट इज फॉर्म्ड, है ना? ये ऐसे अल्कीन फॉर्म हुआ है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल. तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो आप देख पा रहे हैं, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, है ना? अब थोड़ा इस बात को समझते हैं स्टूडेंट्स. अभी अज्यूम करो कि यहां पर मेरे पास है पीएच, यहां है मेरे पास डी, यहां है मेरे पास CH3 और यहां पर है मेरे पास C2H5. क्लियर है? इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट्स मैंने अगर इस पे H+ ऐड किया है, क्लियर है? समझो, ध्यान से समझो, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. यह है मॉलिक्यूल का प्लेन. मान लिया पीएच है इस जगह पे, डी है इस जगह पे, कार्बन है बीच में, फिर थोड़ा आगे बढ़ के और एक कार्बन है, C2H5 इधर है और CH3 इधर है. क्लियर? प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल. अब प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, प्लेन के नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. अब H+ को अटैक करना है. सबसे पहले मुझे यह बताइए कि ये प्लेन के ऊपर से आएगा या प्लेन के नीचे से आएगा? कैसे आएगा? प्लेन के ऊपर से H+ आएगा या नीचे से आएगा, या ऐसे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके बीच में घुस के आएगा? ऐसे बीच में नहीं आ सकता है ना, ऐसे बीच में नहीं आता है. अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर नीचे है तो या तो वो ऊपर से आएगा और नीचे से आएगा. अच्छा बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर ज्यादा होता है या नीचे ज्यादा होता है? अल्कीन के किधर ज्यादा होता है? दोनों जगह पे बराबर होता है, इजंट इट? इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है अल्कीन के, है ना? ऐसा नहीं कि अल्कीन के ऊपर थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नीचे कम है. तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अल्कीन का मेरा ये प्लेन है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड अल्कीन के ऊपर और नीचे, ये सैंडविच की तरह है. आप समझ रहे क्या? ये दो ब्रेड हो गए और नीचे जो अल्कीन का प्लेन है दैट इज स्टफिंग, कुछ तो भरा है. तो ऊपर और नीचे दोनों ही साइड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो H+ ऊपर से भी अटैक कर सकता है और H+ नीचे से भी अटैक कर सकता है. प्रोबेबिलिटी दोनों की बराबर है. कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, H+ क्या, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल स्टूडेंट्स
कहीं ये ऊपर से जो आने की प्रोबेबिलिटी है उतनी ही प्रोबेबिलिटी उसको नीचे से भी आने की है। आप बोलेंगे सर ये ऊपर और नीचे से अटैक करने में डिफरेंस क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा स्टीरियो केमिस्ट्री पे, अगर ये अटैच होने के बाद स्टीरियोजेनिक सेंटर बन रहा हो तो। समझिए इस बात को, ये मेरा पीएच, ये कार्बन, ये डी, ये CH3, ये C2H5। अब स्टूडेंट्स अगर ये इलेक्ट्रोफाइल ऊपर से अटैक करता है, आप समझ लो कि ये आपका CH3 है, ये C2H5 है, और अगर मेरा इलेक्ट्रोफाइल इधर ऊपर से अटैक करता है तो फाइनली ये जिस कार्बन एटम पे अटैक करेगा वो sp3 हो जाएगा और ये दोनों नीचे चले जाएंगे एक प्लेन से। तो इसकी एक ज्योमेट्री होगी, क्लियर है? इसकी एक ज्योमेट्री होगी, इसकी एक ज्योमेट्री होगी, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा R या S। अभी स्टूडेंट अगर ये इसी के जगह अगर नीचे से अटैक करता तो इसकी ज्योमेट्री जो होती वो डेफिनेटली अलग ज्योमेट्री है। इसकी जो ऊपर से अटैक करने पे जो ज्योमेट्री फॉर्म हो रहा है उसके एग्जैक्टली अपोजिट टाइप की ज्योमेट्री जनरेट होगी जब वो नीचे से अटैक करेगा। क्लियर? समझ में आया? ये बात समझ में आया? हां, अगर यहां पर कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर ही डेवलप नहीं होता, ये भी H होता, ये भी H होता, और कोई नया इलेक्ट्रोफाइल आ गया, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर ही नहीं है, ये कायरल सेंटर ही नहीं है, तो उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये स्टीरियोजेनिक सेंटर बन रहा है तो वैसे केस में ये ऊपर से अटैक करेगा या नीचे से अटैक करेगा, उस पर काफी फर्क पड़ने वाला है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? समझ में आया? तो यहां पर जब आप नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो यहां पर आपको स्टूडेंट्स आपको यहां पर कार्बोकैटायन पीएच के पास ही फॉर्म होगा क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। इट विल बी अ रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। कैन आई से दिस? इस रीजन को प्रिफर करेगा, इस रीजन को प्रिफर करेगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने का एज कंपेयर टू दिस रीजन। इस कार्बन पे ना अटैक करके इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि कार्बोकैटायन जो यहां फॉर्म हो रहा है वो काफी ज्यादा स्टेबल फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? तो अब स्टूडेंट्स यहां पर अगर नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, चलिए थोड़ा हम इसको थोड़ा डिटेल में और समझने का ट्राई करते हैं। अब ये मॉलिक्यूल को स्टूडेंट मैंने ऐसे रखा है, तो C2H5 मान लीजिए दिस इज टुवर्ड यू, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, है ना? टुवर्ड द ऑब्जर्वर, उसको मैं क्या दिखूंगा? उसको मैं दिखाने के लिए वेज से दिखा रहा हूं और इसे मैं डैश से दिखा रहा हूं। क्लियर है? सिमिलरली डी को भी मैं एक वेज से दिखा देता हूं और पीएच को एक डैश से दिखा देता हूं। क्लियर है स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इलेक्ट्रोफाइल समझिए स्टूडेंट, आपको यू हैव नाउ टू केसेस। इफ इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग फ्रॉम above, in that case ये नीचे चला जाएगा, ये ऐसा था और ये ऐसा था, ये दो मार्कर ऐसे थे और इलेक्ट्रोफाइल इधर आया तो ये नीचे आ गए, है ना? जो सामने था आपके साइड जो था ब्लैक वन टुवर्ड यू, ब्लू वन अवे फ्रॉम यू, अभी भी वैसे ही रहेगा। क्लियर है? So this one will be C2H5 and broken lines से स्टूडेंट क्या होगा? ये हो जाएगा CH3। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? अभी उसी तरह स्टूडेंट यहां पर अगर अटैक नीचे से हुआ होता, अगर अटैक नीचे से हुआ होता तो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल आ जाता यहां पर, C2H5 चला जाता ऊपर बट स्टिल टुवर्ड द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर के तरफ है वो ऑब्जर्वर के तरफ ही रहता एंड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर इज CH3। अब स्टूडेंट ये जो कार्बन एटम है, अगर इफ दिस इज E, जो दिस E इज हाइड्रोजन मान लिया, तो इन दोनों कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्टली अपोजिट है। क्लियर? एग्जैक्टली अपोजिट है। यहां तक तो समझ में आ गया? स्टीरियो केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब स्टूडेंट आप समझो
ये दो चीजें, दोनों की फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इक्वल। इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो है दिस इज कार्बोकैटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना? अब स्टूडेंट्स यहां पर आप मुझे ये बताइए, न्यूक्लियोफाइल, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे एक जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है विथ पीएच एंड हाइड्रोजन, ये जो पॉजिटिव चार्ज हुआ है, अब न्यूक्लियोफाइल इसे किधर से अटैक करेगा? ऊपर से या नीचे से? कैन यू टेल मी? फिर इस केस में इट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? इट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। एंड वन थिंग स्टूडेंट, वन थिंग, एक बात और, क्योंकि यहां पर बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, तो इसके अराउंड रोटेशन आसानी से होगा। जो पीएच यहां पर जिस जगह पे जो पीएच was away from observer and the D which is toward the observer, अब ये स्टूडेंट फिक्स नहीं रह जाएगा। कैन वी से दिस? ये कह सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? डेफिनेटली, क्योंकि अगर अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, उससे पहले इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कितने भी टाइम्स हो सकता है ना? 1 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, 10 टाइम्स। ये रोटेशन, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कितनी बार हुआ है न्यूक्लियोफाइल्स के अटैक करने से पहले? वी कैन नॉट हैव अ काउंट ऑफ दैट, क्योंकि दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट। न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकैटायन के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, इसको होने में बहुत टाइम लगने वाला है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बोकैटायन को एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में स्पेसिफिक एनर्जी के साथ आके अटैक करने की जरूरत है। तब तक इससे अगर कोई भी आके टकराया तो उसमें रोटेशन हो जाएगा एंड इट विल रोटेट मेनी मोर टाइम्स। तो यहां पर स्टूडेंट इस केस में न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा या नीचे से अटैक करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटीज भी सेम है, और कौन आगे और कौन पीछे यह कह पाना काफी मुश्किल है। क्लियर है? यह बात समझ में आया? क्लियर हुआ? आप जिसे बोल रहे यहां पर ये ऊपर है, अब समझ लो ये अब इनकी पोजीशन फिक्स नहीं रह गई है, ये यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, और इलेक्ट्रोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो इसकी ज्योमेट्री के बारे पे आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? सिमिलरली आप यहां पर भी इसकी ज्योमेट्री के बारे कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट? तो इलेक्ट्रोफाइल, नाउ इलेक्ट्रोफाइल के बाद न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम एनी साइड। क्लियर है? तो ये स्टूडेंट इलेक्ट्रोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल सिमिलरली ऊपर से और नीचे से कहीं से भी अटैक कर सकता है। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रोफाइल ने ऊपर से अटैक किया, है ना, ये अगर आपको एक ज्योमेट्री मिल रहा है, मान लेते हैं इसकी ज्योमेट्री आर है, तो यू विल गेट एस ओवर हियर। अब यहां पर स्टूडेंट्स यू कैन गेट, इस जगह पे यू कैन गेट आर, यू कैन गेट एस, एनीथिंग। सिमिलरली ओवर हियर यू कैन गेट आर, यू कैन गेट एस, एनीथिंग, है ना? तो आपको क्या मिलेगा? आर आर का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, आपको एस आर का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, आपको आर एस का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, आपको एस एस का कॉम्बिनेशन मिल सकता है। क्लियर है? तो जितने पॉसिबिलिटी हैं वो सारे फॉर्म हो सकते हैं। तो आपको यहां पर अज्यूम करो कि अगर इस जगह पे आर मिला है, ये फिक्स हो गया, अगर ये इसने अटैक किया, मान लेते एक टाइम पे कि ऊपर से अटैक किया, तो ये आर में भी मिलेगा और ये आर एंड आर। क्लियर है? ये आर और आर मिलेगा, तो दूसरे टाइम पे आपको एग्जैक्टली जितना आर मिल रहा है उतना इधर एस भी मिलेगा। तो अगर आपको आर आर मिल रहा है तो आपको एस एस भी मिलेगा। तो इस केस में यू विल गेट रेसिमिक मिक्सचर। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम है ना?
आर आर जितना बनेगा एग्जैक्टली उतना क्वांटिटी में आर एस भी बनेगा, जितना एस आर बनेगा उतना आपको आर एस भी मिलेगा। तो ये एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हो गए और ये एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हो सकते हैं। तो आपको क्या मिलने वाला है? यू विल गेट अ फाइनली स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज व्हाट इट इज, it will give you racemic mixture. Student, we have to solve a lot of problem based on this. जब तक आप ये सॉल्व करेंगे नहीं तब तक आपको ये ज्यादा क्लियर नहीं होगा। बट आप इसको अगर हो सके तो ये पार्ट स्टीरियो केमिस्ट्री को आप 2-3 बार सुन के लो ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए क्लियरली। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिलीव मी, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेसिस पे मिलेगा। तो ये तो पहली बात क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा ये ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। तो ये दोनों जगह पे आर फॉर्म होने की जो प्रोबेबिलिटी है उतनी ही एस होने की प्रोबेबिलिटी है। अब इस न्यूक्लियोफाइल के भी ऊपर से और नीचे से आने की जो प्रोबेबिलिटी वो भी सेम है। और उसके बाद स्टूडेंट यहां पर रोटेशन भी पॉसिबल है। क्लियर है? तो ये जो आगे है वो पीछे, पीछे जो आगे वो कितनी बार भी हो सकता है। तो आपको फाइनली यू विल गेट ऑल डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। सो आपको रेसिमिक मिक्सचर फाइनली मिलने वाला है। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट आज के क्लास में हम यहां बंद करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में व्हाट विल बी डिस्कसिंग, विल बी सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा के देखेंगे, फिर उसके स्टीरियो केमिस्ट्री पे बात करेंगे। क्लियर? सो एक बार इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये टॉपिक जो मैंने आपको 2 दिन में पढ़ाया है, आप उसे 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। हो सके तो आप उसको इंटू 2 के स्पीड में 2 बार 3 बार सुन लीजिए, क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर है स्टूडेंट, पूरा एक चैप्टर। एंड बिलीव मी, आपको ये बार बार आपको पूरे ऑर्गेनिक में आपको ये मिलता रहेगा। क्लियर है? सो आज के लिए हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।